अरे जज साहब शुरू कीजिए जल्दी। हाँ हाँ हाँ, शुरू करो। सो हेलो व्यूअर्स, सलाम नमस्ते। वॉच दिस शो हंसते हंसते। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, आपका प्यारा और दुलारा तो नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्द हो जाऊंगा। तो वापस से स्वागत है आपका हमारे इस सेकंड एपिसोड में, कॉमेडी और ह्यूमर का ब्लास्ट ब्रॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो जाने ही जाते हैं अपनी उम्दा शख्सियत के लिए। तो बिना वक्त जाया किए अब उनको बुलाते हैं, जिन्होंने पश्चिम को चुना है अपना रूप, द वन एंड ओनली जनाब तस्लीम फारूक। Please guys, give a big hand for our new guest. अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। Guys, हमने बहुत दिन से हमने कोशिश कर रहे थे हम लोग कि ये हमारे शो पे आए एज ए गेस्ट। इनका भी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, बहुत मुश्किल से इन्होंने वक्त निकाला है हमारे इस शो के लिए। तो अब इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे कंफ्यूजन है जिसको हम क्लियर करेंगे। तो आप बने रहिए, तब तक के लिए आप अपना सीट पे विराजमान हो जाइए तस्लीम भाई। Come lei clarity का cast one and only fraudast हंसाते भी हैं समझाते भी हैं। भाई अभी अपने मुआशरे में बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है लोगों के दिमाग में, तो उस पे भी हम कुछ आपसे सवाल करेंगे। पहला सवाल भाई ये है कि आपने अपना सबसे पहला तो जो जैसे कि मैंने बोला एजुकेशन, आपने इस्लामिक एजुकेशन हासिल किया, फिर आप एजुकेशन स्कूली लाइन से आ गए, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, फाइनल हो गया आपका। तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ होगा उर्दू लाइन से फिर आप हिंदी लाइन में शिफ्ट हुए तो? जी, परेशानी तो होती है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उर्दू लाइन से एक हिंदी लाइन में आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको सिर्फ परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम लोग जिस मदरसे में पढ़ते थे, जिस मदरसे में हमारी तालीम हुई है, उस मदरसे में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की भी तालीम दी जाती थी, तो जिससे मेरा मैथ्स वगैरह या इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक था। और जब हम उधर से कन्वर्ट हुए हिंदी मीडियम के स्कूल में, तो कुछ दिन तो परेशानी हुई, महीना 2 महीना 4 महीना, और फिर धीरे धीरे ट्रैक पे आ गया। ऐसा होता नहीं, हो जाता, सब ठीक है। तो जैसा कि आपने बोला कि आपको मदरसा में भी मैथमेटिक्स का नॉलेज दिया गया, साइंस दिया पढ़ाया गया। गया, तो ये सब अभी अफवाह होता है कि वहाँ ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब तो सिर्फ अफवाह होगा? नहीं, ऐसा क्या है कि पहले का जो माहौल था ना, वो बहुत सारे मदरसे में ये तालीम होती नहीं थी, सिर्फ दीनी तालीम ही होती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम इस तरीके से चेंज हुआ है कि अब आप किसी भी मदरसे में जाइए, वहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ आपको दुनियावी तालीम भी दी जाती है। हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, कंप्यूटर की सिखाया जाता है अब। तो भाई अगर कोई स्टूडेंट शिफ्ट होता तो अभी के टाइम में परेशानी उसको नहीं होना चाहिए? नहीं होगी अब परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर है कि आजकल जो बच्चे हैं वो दोनों तालीम हासिल करें। बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके तो दीनी तालीम इसलिए भी हासिल करनी चाहिए क्योंकि जो अदब और एहतराम जो है ना, अदब एहतराम से मुराद कि आपको माँ बाप का अदब कैसे करना है, आपके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में आ गए हैं तो आपको उनकी खिदमत किस तरीके से करनी है, ये चीज़ जो है, जो मज़ाहिब के अंदर सिखाए जाते हैं, वो आपको दुनियावी इल्म में नहीं नज़र नहीं आता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबी जो बताई जाती है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, इतनी बड़ी फजीलत माँ बाप का कौन बताएगा आपको? तो ये तो मुझे अपनी तालीम से मिलता है, जो कि एक इस्लामिक तालीम है। इसलिए मुसलमान के हर एक बच्चों को, मुसलमान को चाहिए कि वो सबसे पहले दीनी तालीम दे, फिर उसके बाद वो दुनियावी भी सिखाए। हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दुनियावी तालीम का भी जी हासिल करना, बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ सकते। आपको दीन की भी तालीम हासिल करना है, दुनिया भी लेना है। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा और उम्दा तरीके से उन्होंने जवाब दिया। जज साहब हमारे इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आपने कहा अदब। अदब तो एक तरीके से हमारे समाज से उठता हुआ जा रहा है, इस पर आपका क्या राय है? जी बिल्कुल, और वो अदब इसलिए घटता जा रहा है हमारे मुआशरे से क्योंकि हम लोग दीन की तालीम को छोड़ चुके हैं। हमारे अंदर दीन की तालीम है कहाँ? हम दीन की तालीम सिर्फ इसको समझे हैं कि बच्चे को नूरानी क़ायदा कुरान शरीफ पढ़ा दो तो मतलब दीन आ गया, लेकिन वो दीन उसके प्रैक्टिस में नहीं आया है। बच्चा जब किसी इदारे में रह करके जब वो वहाँ पर उसकी तालीम हासिल करता है तो वहाँ पर तालीम के साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी सिखाई जाती है, और वहाँ पर अल्लाह और रसूल की बातें बताई जाती है, माँ बाप की फजीलत बताई जाती है, जिससे बच्चे के अंदर में माँ बाप का मोहब्बत पैदा हो, उनकी मोहब्बत पैदा हो। जी, काफी अच्छे से आपने समझाया। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो भाई आपका दूसरा सवाल ये है कि पहले के अकॉर्डिंग एजुकेशन अभी बहुत चेंजिंग हो गया एजुकेशन में, आप तो एक टीचर भी है,
तो बच्चों को आप क्या सजेस्ट करते हैं, ट्रेंडिंग चीजों के पीछे भागना या फिर आप उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए जागरूक करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहली बात तो यह है, कभी भी अगर हम बच्चों को तालीम देते हैं तो हम कभी ऐसा चाहते भी नहीं है कि जो प्रोफेशन में हम जुड़े हुए हों बच्चा उस प्रोफेशन में आए। हालांकि मेरा प्रोफेशन गलत भी नहीं है, बुरा भी नहीं, अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे को जिस चीज़ में दिलचस्पी हो, जिस चीज़ में बच्चा इंटरेस्टेड हो, बच्चा उसी चीज़ में आगे बढ़े। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कंप्यूटर साइंस पढ़ने में दिल लगता है तो जाहिर सी बात है वो साइंस की किताब को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेगा। अगर आप उसको साइंस की किताबें दे भी दें तो उसको बोझ समझ करके पढ़ेगा। तो हम बच्चों को हमेशा यही सजेशन देते हैं कि तुम भीड़ के पीछे मत भागो, तुम भीड़ का हिस्सा मत बनो। जो तुम्हारा दिल चाहता है, जो तुम्हारा दिल लगता है, जिस किताब को पढ़ने में, जिससे तुमको लगता है कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम बच्चे से यही कहते हैं कि तुम मैट्रिक कर लो, मैट्रिक करने के बाद अगर तुमको इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना, तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, तुम जिस सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड हो, तुम उसी में आगे बढ़ो। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है ना, तो वो बच्चा उसमें बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए हम मान लेते हैं कि उसकी नौकरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस बच्चे के अंदर इतनी क्वालिटी आ जाएगी कि वो एक अच्छा से अच्छा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है, समाज में इज्जत के साथ रह सकता है। इसलिए कभी भी आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए जिसकी तरफ आपका दिल मायल हो। सर लेकिन मैं आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो मतलब काम कर रहे हैं, उसको गोल नहीं मिल रहा है, उसका मतलब उसको गोल के पीछे जा ही नहीं रहा है। राइट, ये भी परेशानी आती है। तो लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि भटके हुए हैं। वो क्यों भटके हुए हैं? सही तरीके से उनको नॉलेज नहीं मिला है या फिर वो उनको देने वाला सही नहीं मिला है? यही, यस, ये भी परेशानी आती है। मेरा नज़रिया यह कहता है कि हमारे समाज में जो वो तालीम का जो सिस्टम है, तालीमी जो मेयार है ना, वो सही नहीं है। बच्चे को स्किल के हिसाब से पढ़ाया नहीं जा रहा है। मतलब ऐसा है कि आप ग्रेजुएशन भी कर लिए ना तो आप जाहिल हैं, आप कुछ करने के काबिल नहीं हैं। मतलब तालीम तो है आपके पास, लेकिन तालीम को परोसा किस तरीके से जाए, इस चीज़ का हुनर नहीं है आपके अंदर। तो बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसको स्किल देना भी, ये भी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब रह गई बात कि अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है और अगर वो मुझसे पूछता है कि हम क्या करें, तो हम तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चे का मुस्तकबिल किधर जा रहा है, बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मिसाल के तौर पे अगर उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो हम तो कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि तुम मैथ्स रख लो, क्योंकि उसको तो 3-4 साल फिर मैथ्स समझने में चला जाएगा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर आगे कब पढ़ेगा। तो हम तो उससे यही पूछेंगे तुम इंटरेस्टेड किस में हो। बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड रहेगा उसी को फॉलो करो। काफी आपने अच्छा तरीके से जवाब दिया है। तो हम चलते हैं आपके अगले सवाल पर। जैसे भी मुआशरे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के मन में। एक सबसे बड़ी कि उल्टे हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। अब एक कंडीशन ऐसा भी है कि कोई किसी महफिल में बैठा है, बहुत सारे लोगों के बीच है, तो अब तो ये उसका मजबूरी है ना कि वो उल्टा हाथ से पानी पिए, क्योंकि वो झूठा हाथ तो उस टाइम नहीं लगा सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है? सही है, अगर आप किसी महफिल में बैठे हो और जाहिर सी बात है कि आप अगर जिस हाथ से खाना खा रहे हो और अगर आप उसी हाथ से गिलास पकड़ते हो तो कहीं ना कहीं गिलास भी गंदा होगा और इससे सामने वाले का मन भी अंदर से जो है वो भिन-भिनाने लगता है, हेट होने लगती है थोड़ी सी। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करें, आप बाएं हाथ से गिलास पकड़े और दाएं हाथ की तलहटी नीचे लगा दें। ये एक तरीका है, सुन्नत तरीका। लेकिन दाएं हाथ से पानी पीना सुन्नत है, तो आप ये सुन्नत तर्क ना हो इसलिए आप गिलास को बाएं हाथ से पकड़े और दाएं हाथ की तलहटी गिलास में लगा दें। दोनों काम हो गया आपका। बिल्कुल। मेरा आपसे ये कहना था कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे, कभी मधुमक्खी घर में घुस जाए, तो लोग बोलते हैं अरे बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग जो है दरूद शरीफ फतिहा वगैरह ये करते हैं कि अरे क्या बताएं अब इसके बारे में। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। आपका जो सवाल है ना, और हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, एक साइंटिफिक दौर में, ये सवाल तो बनता ही नहीं, सिरे से खारिज है। पहली बात। अब रहा कि लोगों का ये मिथ है, ये क्या है, मैथोलॉजी है, मनगढ़ंत चीजें हैं ये, कि लोग कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरे साथ ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आपने सोच लिया कि बिल्ली हमारा रास्ता काट दिया है
और हम इधर से गुजरेंगे तो हमारे साथ हादसा होगा, आपके साथ पक्का हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से वो बातें सेट हैं और आपका ध्यान रास्ते की तरफ है ही नहीं, तो इसलिए आपके साथ हादसा होगा। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करें, ये बिल्कुल बकवास और फालतू चीज है, इसकी कोई भी हैसियत नहीं है किसी भी एंगल से नहीं, ना तो इस्लाम की तरफ से, ना तो मजहब की तरफ से, और ना ही साइंटिफिक लॉजिक बनता है इसमें, ये बिल्कुल खारिज बात है। कि अब तक आपके बताने से पहले तक तो हम जो है यही करते थे कि बिल्ली अगर रास्ता काट देती थी तो हम नहीं जाते थे। नहीं, तो ये आपकी कमी है, आप तो एक साइंटिफिक दौर के तालिबे इल्म है, तो आपको चाहिए कि आप इस तरह की हरकत ना करें। भाई 3-4 दिन पहले शूट था हमारा। अच्छा अच्छा। ये आ रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये 6 बजे आ रहे थे शाम में, 3 बजे अच्छा, सुबह तक वहीं रह गए, क्योंकि 3 बजे तक कोई गाड़ी ही नहीं गुजरा वहां से। मैं तो अगर चलिए ऐसे- ठीक है, आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई अपना चौथा सवाल ये है कि जैसे मजार पर जाना, वहां सर झुकाना, इसको लोग शिर्क मानते हैं। हम मुस्लिमों में जैसे अलग अलग फिरके हैं, क्या ये सब बात इस्लामिक किताब या हदीस से साबित है? और जब अलग है हम दोनों फिरके, तो फिर ऐसे कौन से कंडीशन है जो ये दोनों फिरकों को अलग बनाते हैं या अलग करते हैं? देखिए, अच्छा तो आपका ये सवाल एक फिरका वाराना सवाल है, और चलिए ठीक है, मैं अपनी तरफ से इसका एक जवाब देने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा के अलावा किसी गैरुल्लाह को सजदे की इजाज़त हमारे दीन ने नहीं दी है। चाहे आप मज़ार में जा रहे हो या किसी भी चीज़ को, आप दीगर चीज़ को सजदा करना, ये इजाज़त ही नहीं है। अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो शौहर का मर्तबा इतना बड़ा है कि बीवी पर लाजिम था कि वो शौहर को सजदा करे, लेकिन ये भी नहीं है इस्लाम के अंदर में। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की तरफ सजदा नहीं करना है। अच्छा, अब रही बात ये कि फिर जो दूसरे फिरके के लोग हैं वो सजदा क्यों करते हैं, तो देखिए कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। कुरान में डायरेक्ट है कि अल्लाह ताला जो है वो, आपको अगर इबादत करना है तो सिर्फ अल्लाह की करना, बंदगी कीजिए सिर्फ अल्लाह की कीजिए, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को आप सजदा नहीं कर सकते। अच्छा, अब रहा कि अब जिस फिरके की बात कर रहे हैं लोग खुद ही समझ गए होंगे, तो अब रहा कि ये वो सजदा क्यों करते हैं, वो सही करते हैं या गलत करते हैं। देखिए, अब हम तो जवाब देने से पहले यही बोलेंगे ना कि जो लोग सजदा करते हैं वो कुरान और हदीस को पढ़ने पहले, अगर उसमें लिखी हुई है बात तो सजदा करें, और अगर बात नहीं लिखी हुई है तो छोड़ दें इन चीज़ों को। अच्छा, उनकी तरफ से एक लॉजिक आता है कि हम सजदा ताज़ीमी करते हैं, हम सजदा नहीं करते हैं, उनकी अदब व एहतराम में हम ऐसा करते हैं। तो उनके ही किताब में मौलाना अहमद रज़ा खां साहब के नज़दीक क्या है कि अगर आप सजदा ताज़ीमी करें वो भी हराम है, वो भी हराम है। तो ना तो कुरान इसकी इजाज़त देता और ना ही हदीस इसकी इजाज़त देता है। तो जो लोग करते हैं वो खुद तहकीक कर ले इनके बारे में, और मैं इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, काउंटर अटैक। मेरा एक अपना पर्सनल सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले सुना है कि आप अपने एक दोस्त को ले जा करके आपने आइसक्रीम खिला दिया ये कह करके कि इसकी तासीर गर्म है। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद उन्होंने आपके साथ ले जा करके आपको ठंडा पिला दिया ये कह के कि इसकी भी तासीर गर्म है। अच्छा, तो क्या ये सच है क्या? वो असल में ऐसा है ना कि बर्फ खाना हमको अच्छा लगता है, हम ठंडा वगैरह भी पीते हैं, और हम अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम ये जाड़े का जो मौसम है अभी यहाँ पर कितनी टेम्परेचर होगी, 13 से 14 होगी। हाँ, ऑलमोस्ट। अगर आप हमको यहाँ भी ला करके दे दे तो हम गुरेज नहीं करेंगे खाने से, हम यहाँ भी खा लेंगे। तो खैर खाना हमको अच्छा लगता है तो हम किसी दोस्त को मजाक मजाक में बोल दिया, लेकिन ठीक है खा लिया, उसकी भी कुछ उसके साथ भी कोई परेशानी नहीं हुई। यानी कि मतलब ये एक मजाकिया जुमला था। गर्म नहीं। अब उसकी तासीर गर्म है या फिर ठंडी तासीर है ये तो एक डॉक्टर साहब बता सकते हैं और मैं तो खैर जाहिर सी बात हूँ मैं उनका माहिर नहीं हूँ। चलिए ठीक है भाई, आपका अगला सवाल यानी 5वां सवाल आपका यह है कि लड़कियां मेकअप करती है, इवन बहुत सारे लड़के भी करते हैं, और लड़कियां खुशबू का इस्तेमाल करती है। तो क्या ये मेकअप, ये खुशबू जायज़ है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम? जी, सवाल आपका अच्छा है। देखिए, लड़कियां अगर वो मेकअप करती है, सेंट वगैरह खुशबू लगाती है और घर में रहती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा लड़की का मेकअप करना, खुशबू लगाना उसके शौहर के लिए तो सवाब का काम है, उसके शौहर के लिए ये सवाब का काम है कि अगर लड़कियां खुशबू लगाए बंठन करके रहें तो उसके शौहर के लिए ये सवाब का काम है। लेकिन अगर वही लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश के लिए बाजार जाती है और वो सेंट इस मकसद से लगाती हो कि लोग जो है वो मेरी तरफ माइल हो, तब तो फिर ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। खैर मैं कोई मुफ्ती नहीं जो हराम का फतवा दूंगा, लेकिन मैं अपनी राय ये रखता हूँ कि फिर ये जायज़
बिल्कुल नहीं। अच्छा, यही चीज लड़कों पर भी लागू होती है। अगर कोई लड़का खुद को साफ शफाफ रखने के लिए सेंट वगैरह का इस्तेमाल करता है गर्मी वगैरह में, तो कोई हरज की बात इसमें नहीं। नहीं है। लेकिन अगर वो लड़का सेंट का इस्तेमाल करके खुद को बन ठन करके लड़कियों की महफिल में जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका मकसद तो खुद को साफ और शफाफ रखना नहीं होगा, बल्कि वो एक अट्रैक्शन का ही उनका जो भी नजरिया मामला होगा, मामला होगा। इसलिए ये बिल्कुल सही नहीं है। आप खुद को साफ रखिए, चूंकि पाकी और सफाई ये खुद एक आधा ईमान है। तो आप साफ शफाफ रहिए, आप खुशबू वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपकी नीयत सही होना चाहिए। अगर आप खुशबू लगा करके लड़कियों की महफिल में जा रहे हैं, या फिर लड़कियां खुशबू लगा करके बाजार में अपनी जिस्मों की नुमाइश कर रही है, तो फिर ये बात बिल्कुल गलत है और ये इसकी इजाजत भी नहीं है। तो जज साहब, इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें नियत पर डिपेंड करती है। अब आप बताइए इस पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि सगीरा और कबीरा गुनाह दोनों मर्दों पर ही क्यों लागू होता है, औरत पे क्यों नहीं लागू होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ऐसा आपने कहाँ पर लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मर्दों पर सगीरा और कबीरा गुनाह? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मर्दों के ही आंख नहीं, से होता है। ना 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 ना, ये बात बिल्कुल गलत है। सगीरा के माने आते हैं छोटे गुनाह, और कबीरा के माने आते हैं बड़े गुनाह। गुनाह कबीरा में जैसे शिर्क है, इसमें आप अल्लाह का इनकार कर दिए, गुनाह कबीरा है। आप नमाज छोड़ दिए तो नमाज भी गुनाह कबीरा के अंदर में शामिल है। आप झूठ बोल दिए, वादा खिलाफी कर दी, ये सारी चीजें इसके अंदर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो या कम, उनका ताल्लुक किससे है? मौत से। आप गुनाह सगीरा करें या फिर गुनाह कबीरा, इनका ताल्लुक जहन्नम से है। तो आप ना तो गुनाह सगीरा करें और ना ही गुनाह कबीरा। आप गुनाह सगीरा को ये समझ करके ना करें कि अरे छोटी मोटी गुनाह है। आप उनका ताल्लुक देखिए कितना बड़ा है। आपको गुनाह सगीरा कहाँ तक लेके जा सकता है और गुनाह कबीरा आपको कहाँ तक लेकर के जा सकता है। तो आपको ना तो आप कोशिश करें बचने की कि ना तो गुनाह सगीरा करें और ना ही गुनाह कबीरा। लेकिन आपने जो ये बात कहा कि गुनाह कबीरा और सगीरा जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए, ये बात बिल्कुल गलत है। वो औरत पर भी लागू होती है ये बातें। जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए अगला सवाल कीजिए। भाई आप तो बहुत पॉलिटिकल व्यू में जवाब दे रहे हैं। अरे चलिए आपसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल ही पूछता हूँ। जैसे बहुत सारी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ती है, वो पर्चे छपवाते हैं, पंपलेट छपवाते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए, या जो भी उनका मकसद हो, या लुभाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो इससे बेहतर तो ये भी कर सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए वो कॉपियां बांटे, उनके बच्चों के लिए वो जो एडवर्टाइजमेंट का जो भी उनका तरीका है, वो पंपलेट की जगह वो कॉपियां बांटे, किताब बांटे। तो ये कोई नेता आज तक क्यों नहीं कर पाया अपने आप को प्रमोट करने के लिए, और कोई भी एजुकेशन को प्रमोट क्यों नहीं करता? सही है, आपका ये सवाल बजा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा इस सवाल में कि क्या एक दिन कॉपी और कलम बांट देने से उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी? नहीं, एटलीस्ट ये तो होगा कि कोई है जो अभी एजुकेशन का नाम लेकर के अपने तो आप ये कह सकते हैं ना कि अगर हम जीते तो एजुकेशन फ्री, अगर हम जीते तो कॉपी पर टैक्स नहीं, अगर हम जीते तो कलम पर टैक्स नहीं, अगर हम जीते तो कॉपी का रेट सस्ता हो जाएगा, आपको 5 की कॉपी 2 में मिलेगी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई नेता आपको एक कलम देता है और एक कॉपी देता है, इससे आपकी जिंदगी नहीं कटने वाली है। उस नेता को ये चाहिए कि वो एजुकेशन, मतलब वो मुद्दों पर वोट ले, मुद्दे पर। जैसे अभी सोसाइटी में बहुत सारा मुद्दा है, जिसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा हम लोग देखते हैं वो एजुकेशन ही मुद्दा है। आप जैसे अब सरकारी स्कूल है और अभी तो माशाल्लाह लोग बीपीएससी के टीचर भी हैं, लेकिन तालीम का निज़ाम अभी भी दुरुस्त नहीं है यहाँ। तो जो भी पॉलिटिशियन हो उनको ये चाहिए कि वो किताब ना दे हम मुझे फ्री में, वो इलेक्शन में पंपलेट सी दें, कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि उनका कम खर्च होगा और ऐसे भी अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनका भी, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन जीतने के बाद वो क्या करे, मेरा ये बेहतर मशवरा है, वो कॉपी पर टैक्स फ्री कर दे, उनके रेट को कम कर दे, कलम पर टैक्स फ्री कर दे, उनके रेट को कम कर दे। जो चीज़ उनका हक है, जैसे पढ़ना लिखना, एजुकेशन और मेडिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें एक शहरियत होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते उनका ये हक है कि रोटी फ्री हो जाए, कपड़ा फ्री हो जाए और मेडिकल फ्री हो जाए, मेडिकल के साथ साथ एजुकेशन फ्री हो जाए। तो उससे बेहतर तो ये रहेगा कि वो इलेक्शन जीतने के बाद जो है कॉपी कलम को वो अब बिल्कुल रेट घटा दे उनकी। हाँ। हम इस बात पे एग्री करेंगे और ये बिल्कुल सही चीज़ है। अगर आप आएंगे इस लाइन में तो आप इस बात पे चलेंगे, जो आप अभी कह रहे हैं आप उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे? क्या राय है आपका इस पर? मैं तो दुआ यही करूंगा कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर ले खैर अभी तक तो पॉलिटिक्स में जाने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन अगर खुदा ने
कल को मुझे पॉलिटिक्स की तरफ माइल किया या मैं अगर उस रास्ते पर चल पड़ा तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सही तरीके से काम को करने का बिल्कुल कोशिश करूँगा। जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लुभाने वाला बिल्कुल। और बचते बचते आप निकल रहे हैं। जज साहब, इनके जवाब से ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स से कुछ ज्यादा दूर है नहीं है। तो चलिए भाई, आपसे आपने जैसा कहा कि अल्लाह ताला अगर दुआ कबूल कर लें, हमारी दुआ है कि आप पॉलिटिक्स में आए और ऊपर वाले ने अगर आपकी दुआ कबूल कर ली और सत्ता अगर आपके हाथ में आई, तो आप ऐसा कौन कौन सा सेक्टर होगा जिनको सबसे पहले आप डेवलप करना चाहेंगे और आपका उस पर क्या पहला एक्शन होगा? आपका जो ये जो सवाल है ना, कौन कौन सा सेक्टर होगा, ये असल में सवाल ही काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये। और फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरी राय क्या है इसमें? मेरी सबसे पहली राय कि एजुकेशन में कॉपी कलम ये सारी चीज़ें मैं फ्री कर दूंगा, या तो फिर इनकी रेट कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ें, वो तालीम के साथ साथ स्किल का भी होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ मैं स्किल को जोड़ूंगा, स्किल को डेवलप करूंगा इसमें। और लोगों की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ सरकार की तरफ से पहुंच तो रही है लेकिन यहाँ पब्लिक को मिलता ही नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना, और मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरी आवाम है वो बिल्कुल सही तरीके से रहे। और अभी हम क्या ही बता सकते, जब मैं जीतूंगा तो लोग मेरे काम को भी देख लेंगे, अगर मैं इस फील्ड में आया तो। काफी आप बचते हुए जवाब दे रहे हैं, बहुत आप अच्छे से इस गेम को खेल रहे हैं। भाई सवाल तो खत्म हो गया। सवाल वैसे चाह तो नहीं रहा हूँ कि खत्म हो, लेकिन आपको भी थोड़ा टाइम का दिक्कत। एक बच्चा वाला सवाल पूछना चाहता हूँ भाई आपसे। जी पूछे। बिल्कुल भाई, ऐसा कौन सा काम है जो आप टाइम पास करने के लिए करते हैं? कभी ऐसे फ्री मूड में अच्छा, जो आपको थोड़ा फनी लगता हो, अरे ये कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा टाइम पास हो जाए मेरा। असल में वो मैं फ्री वक्त में थोड़ा बहुत लिखता हूँ, जैसे अशार वगैरह। भाई ये तो शायर भी है। नहीं, मैं वो मतलब एक विरासत में मुझे शेरो शायरी मिली नहीं है, बस कोशिश करता हूँ। और एक दो मिसरे लिखने में तो काफी हफ्ते गुजर जाते हैं। मैं वो चंद अल्फाज आपके सामने पेश करता हूँ, चले सुने। ये जो पढ़ लिख के इल्म वाले बन गए, ये जो पढ़ लिख के इल्म वाले बन गए, अफसर तो बन गए मगर अमीरों के चमचे भी बन गए। पुरखुलूस इल्म ना था क्या से क्या बना दिया, पुरखुलूस इल्म ना था क्या से क्या बना दिया, बना के बादशाह फिर जाहिल के सामने खड़ा कर दिया। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? अब ये अगला मिसरा है। अच्छा, खुददार से जब इंसान खुदगर्ज बन जाता है, खुददार से जब इंसान खुदगर्ज बन जाता है, खुद को जिंदा दिल समझता है पर ज़मीर मर जाता है। तो बस यही छोटे मोटे कभी कभार। वैसे जो आपने बोला है या लिखा है, वे आमतौर पर बोलने की हिम्मत होती नहीं है किसी की, लेकिन आपने लिखा है बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से इसको सजाया भी है आपने, राइमिंग को। चलिए फिर अगर कभी नेक्स्ट हम लोगों को इस तरीके से अगर मौका मिले बैठने का, हमारी तो कुछ अशार वगैरह है जो मैं किसानों के ऊपर भी लिखा हूँ, और अभी का जो सिस्टम है इस सिस्टम के ऊपर भी हमारे कुछ अशार हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको सुनाऊंगा। यही है हमारा, जब कभी भी हमें एक मौका मिलता है ना, टाइम पास करने का, तो बस यही जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने जो मुझे अता की है, मैं उस पर कलम बहुत अच्छा आपने लिखा है। और उम्मीद है कि ये आप जो व्यूअर्स आपको देखेंगे उनको भी ये पसंद आएगी। और अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला भाई हमारे शो पर आने के लिए। भाई आपने अपना कीमती वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा मोटा शो पसंद आया होगा। बस हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि लोगों तक जो कुछ मैसेज पहुंचे, ताकि जो लोगों का गलत फहमी है वो दूर हो। देखिए, आपको ये सोचना ही नहीं ये मेरी छोटी मोटी चीज़ है, बल्कि आप इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू और भाई, बिल्कुल लगे रहिए इसमें, करते रहिए, इंशाल्लाह तरक्की में आप पहुंचिएगा। बस भाई दुआ बनाए रखिएगा। तो गाइज, ये था हमारा एक छोटा सा कोशिश। लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, उनको खत्म करने के लिए। तो आई होप कि हमारा ये शो आपको पसंद आएगा, और कम से कम हमारे गेस्ट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट थे उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला था, तो कम से कम उनके लिए
प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अगला वाला पक्का पसंद आएगा, उसको देखने के लिए इसको जरूर लाइक करेंगे आप। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज सब्सक्राइब। उसको मिले क्लैरिटी का कास्ट, वन एंड ओनली फ्रॉडकास्ट। हंसाते भी हैं, समझाते भी हैं।